Hello and welcome to all my dearest and nearest students. So today we will learn about the Coulomb's law. Coulomb's law क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो Coulomb's law पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए what is the meaning of point charges. Point charges हम किसको बोलेंगे? अगर दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस उतना ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, दोनों चार्ज के खुद के डायमेंशंस की कंपैरिजन में अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है देन दे चार्जेस आर कॉल्ड एज अ पॉइंट चार्जेस. ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो चार्ज Q1 और चार्ज Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल r, वो अगर इतना ज्यादा बड़ा है कि वो चार्जेस के खुद के डायमेंशंस के मुकाबले बहुत ज्यादा है. चार्जेस का डायमेंशन मतलब हमें उसका डायमीटर कंसीडर करना है. तो चार्ज के डायमीटर के कंपैरिजन में दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है देन वी कैन कॉल दिस चार्जेस एज अ पॉइंट चार्जेस. सो अगर दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है, स्टेडी कंडीशन में, तो उन दोनों पे कुछ फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स इज कैलकुलेटेड बाय कूलम. और वो फोर्स किसने फाइंड किया था? कूलम ने फाइंड किया था. और वो फोर्स कैसा होता है चलिए देख लेते हैं. हमें ऑलरेडी पता है कि लाइक चार्जेस के बीच में ऑलवेज रिपल्सिव फोर्स होता है और अनलाइक चार्जेस के बीच में ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है. ठीक है ना. तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे दोनों लाइक चार्जेस है तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो एक दूसरे को सेपरेट करेगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा. ये हमको पता है. ठीक है ना. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कूलम्स ने जो स्टेटमेंट लिखा था, तो कूलम्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके हिसाब से उन्हें क्या पता चला? उन्हें पता चला कि दोनों के बीच में जो फोर्स रहता है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन के साथ. तो यहां पे इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q1, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q2. और दूसरा क्या पता चला? उनको पता चला कि दोनों के बीच का फोर्स उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. सो यहां पे आएगा 1/r². ठीक है. अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो फाइनली फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू. राइट. सो इसके हिसाब से व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कूलम्स लॉ? तो कूलम्स लॉ कुछ इस प्रकार से बनेगा. फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस varied inversely as the square of the distance between the charges 1/r². ठीक है. and was directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and acted along the line joining the two charges. ये लास्ट वाला सेंटेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, मगर कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? तो फोर्स जो है यहाँ पे ऑलवेज दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करेंगे उस लाइन के ऊपर लगेगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे फोर्स इस लाइन पे इस तरफ लगेगा, यहाँ पे फोर्स इस लाइन पे इस तरफ लगेगा और यहाँ पे लाइन में अंदर की तरफ आएगा. ठीक है ना. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कूलम्स लॉ. यहां तक पता चल गया. फिर द क्वेश्चन इज, कूलम्स ने जब एक्सपेरिमेंट किया होगा तो उनको कैसे पता होगा चार्ज कितना है? तो कूलम ने क्या किया था? कूलम ने एक स्फीयर ले लिया था. ठीक है. मान लीजिए उस पे कितना चार्ज है हमको नहीं पता, कूलम्स को भी नहीं पता. तो उन्होंने क्या किया? इस पे चार्ज एज्यूम कर लिया स्मॉल q. कितना चार्ज एज्यूम कर लिया? स्मॉल q. फिर उन्होंने क्या किया? इस तरह का एक दूसरा आइडेंटिकल स्फीयर ले लिया जिसका डायमेंशन और दोनों का डायमेंशन ऑलमोस्ट सेम है, मगर ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है. फिर दोनों को टच करा दिया एक दूसरे के साथ, तो अभी क्या आ जाएगा? दोनों में सेम टू सेम चार्ज आ जाएगा. यहाँ पे भी Q/2 आ जाएगा, यहाँ पे भी Q/2 आ जाएगा. तो इस मेथड के हिसाब से उन्होंने काफी सारे पेयर बना लिए. पेयर कैसे बनेंगे? Q बनेगा, Q/2 बनेगा, Q/4 बनेगा, Q/8 बन जाएगा. इस तरह का पेयर बना लिया. फिर क्या किया? पहले उन्होंने चार्ज सेम रखा. ठीक है. चार्ज सेम रखा और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज करते गए और कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड किया. फिर दूसरी बार उन्होंने क्या किया? पहली बार चार्ज को सेम रखा और डिस्टेंस चेंज किया.
फिर दूसरी बार डिस्टेंस सेम रखा और चार्ज को चेंज करते गए। पहले Q/2 लिया, उसके साथ Q/4 ले लिया, फिर पहले दोनों Q/2 लिया, Q/4 लिया, फिर Q/2 Q/8 ले लिया। उस तरह से काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन सब के रिजल्ट को कंपेयर किया एक दूसरे के साथ। तो बाद में पता चला कि इस स्फीयर में इतना चार्ज है, ठीक है ना। उस तरह से डिफाइन हुआ था चार्ज, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था कूलम्स ने। उसके लिए उन्होंने टॉर्जन बार का यूज किया था फोर्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है ना। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है उसको अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे के, ठीक है। तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। डन यहां तक। जहां पे क्या है, K इज इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट उन्होंने दिया है, इसलिए उसका नाम दे दिया कूलम्स कांस्टेंट। और K का वैल्यू कितना आएगा, तो नॉर्मली अगर मेरे पास Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये डिसाइड हो गया। अगर बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने ले लिया 1 मीटर, जो कि कूलम ने लिया था, तो ये अगर 1 मीटर का डिस्टेंस है और दोनों चार्ज 1 कूलम के है तो दोनों के बीच में एक्चुअल में कितना फोर्स लगा, तो दोनों के बीच में एक्चुअल में फोर्स लगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, ठीक है। इतना फोर्स लग गया। तो अगर मेरे पास दोनों चार्ज 1 कूलम और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर आएगा तो दोनों के बीच में इतना फोर्स लगेगा। तो उसके हिसाब से अगर ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा और यहाँ पे Q1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, 1 मीटर डिस्टेंस है। तो F का वैल्यू K का वैल्यू डायरेक्टली कितना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने K का वैल्यू कितना लिया, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ K, फोर्स किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, डिवाइडेड बाय ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर डिवीजन में आ जाएगा। तो ये होगा K का वैल्यू, ठीक है। नाउ यू हैव टू रिमेंबर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑल्सो। K का आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, वो भी आपको पूछ सकते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, ठीक है। वो आपको याद रखना पड़ेगा। मान लीजिए क्या आएगा, फोर्स का न्यूटन है तो फोर्स का यूनिट एक्चुअल में क्या रहेगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, कितना आ जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर तो साथ में मल्टीप्लीकेशन में है और कूलम स्क्वायर, तो K का फॉर्मूला क्या आएगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो लिखिए फॉर्मूला, m1 m⁻1 2 कितना आएगा 3 mLT T कितना आएगा T⁻⁻2 एंड कूलम को हम मान लेते Q, ठीक है। तो वो आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा -2, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है कूलम, तो कूलम की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो I इज इक्वल टू Q/T के हिसाब से कूलम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकंड, ठीक है ना। एम्पियर इंटू सेकंड भी ले सकते हो। अगर ये मैंने डाल दिया यहाँ पे तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m1L3T-2, Q की जगह पे आएगा एम्पियर इंटू सेकंड, तो एम्पियर का स्क्वायर आ जाएगा और सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा, मगर -2 है ना यहाँ पे, सो -2 यहाँ पे -2, तो ये आ जाएगा -4। समझ में आ गया ना। सो यू कैन रिमेम्बर ईच एंड एवरी वैल्यू, ये कैसे लेते हैं आपको पता चल गया। चलो इसको मैं रिमूव कर देता हूं, इतना समझ में आ गया, ठीक है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप बी ग्रुप में है, चाहे आप ए ग्रुप में है, मेडिकल फील्ड में जाने वाले हैं या फिर इंजीनियरिंग में जाने वाले हैं, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, K जो होता है, बाद में एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला K को हम लिख सकते हैं 1/4πε0, ठीक है। ये क्या आ गया, दूसरा वाला ε0। सो ε0 जो होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला जाता है, क्योंकि ε0 है।
तो यहाँ पे जो फोर्स हमने कैलकुलेट किया है, जो इक्वेशन लिखा है, वो फोर्स कहाँ पे लग रहा है? स्पेस में लग रहा है, जहां पे कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है। तो मान लीजिए अगर मीडियम प्रेजेंट होगा तो क्या हो जाएगा? तो ये जो एप्सिलॉन जो है उसकी जगह पे हमें उस मीडियम का एप्सिलॉन डालना पड़ेगा, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, वो डालना पड़ेगा, वो बाद में हमको पढ़ना है। तो पहले हम इतना याद रखेंगे। तो अगर मैंने के का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू हमें कितना मिलेगा? एप्सिलॉन नोट का वैल्यू मिलेगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और उसका यूनिट क्या आ जाएगा? ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो जो के का यूनिट है उसको अगर हम रिवर्स कर देंगे तो हमें एप्सिलॉन नोट का यूनिट मिल जाएगा। तो एप्सिलॉन नोट का यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कूलम्स लॉ के बारे में। हम पॉइंट चार्ज क्यों बोल सकते हैं, चार्ज को हमने कैसे डिफाइन किया, चार्ज कैसे फाइंड किया था कूलम ने, क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इक्वेशन कैसे आया, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ही आया, एक्सपेरिमेंट से ही मिला, व्हाट इज द के क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। तो यहां तक जो हमने पढ़ा वो सब हमने कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म पढ़ा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वेक्टर फॉर्म के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।